नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज का हमारा यह वीडियो वर्तमान में चल रही यूपीएससी मेंस परीक्षा 2023 के जो पेपर हो चुके हैं उन पेपर के विश्लेषण से संबंधित है, जिनमें प्रत्येक प्रश्न का एक मॉडल आंसर या यूँ कहे तो एक लेआउट आपको देने की कोशिश की जाएगी हमारे द्वारा, और यह बताया जाएगा कि एक मॉडल आंसर कैसे लिखा जा सकता है या इस प्रश्न को हम किस रूप में समझ सकते हैं। तो 2023 मुख्य परीक्षा के जीएस प्रथम प्रश्न पत्र को आज इस वीडियो में उसका एक समग्र विश्लेषण किया जाएगा। इस पेपर को यानी कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र एक को हम दो पार्टों में देखेंगे। पहले पार्ट में शुरुआत के 10 प्रश्न और उसके बाद जो दूसरा पार्ट हमारा आएगा उसमें अंतिम के जो 10 प्रश्न रहेंगे उनको हम देखेंगे। तो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन 2023 वर्तमान में चल रहा है, तो हम आगामी जो परीक्षा यानी कि 2024 का एग्ज़ाम होगा उसके लिए तैयार रहें। इसलिए अभी से ही प्रश्नों को समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए। तो इसी क्रम में हमने एक नई शुरुआत करने की कोशिश की है और आशा करता हूं कि आपको यह पसंद आएगी। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं और एक मॉडल आंसर यानी कि उस प्रश्न की मांग को जहां तक संभव हो सके उसे हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। वास्तव में मॉडल आंसर तो ऐसे कुछ होता नहीं, कोई इसकी एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं है। मॉडल आंसर सिर्फ वही होता है कि जो प्रश्नों की मांग को अधिकतम रूप में पूरा करे। जो परीक्षार्थी प्रश्नों की मांग को अधिकतम रूप में पूरा करेगा वह ज़्यादा नंबर पाएगा, जो उससे थोड़ा कम रहेगा वह कम नंबर पाएगा। इस प्रकार कोई मॉडल आंसर होता नहीं है। यही होना चाहिए कि जो प्रश्न हम समझे, जो प्रश्न हमसे को समझाना चाह रहा है बस उतना ही हम उसे समझे और उतना ही उसे लिखने का प्रयास करें। तो चलिए सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 की जो परीक्षा अभी 16 सितंबर को हुई थी उसी प्रश्न को हम लोग एनालाइज करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि प्रश्नों में पूछा क्या गया है और किस किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यानी कि जैसे जीएस पार्ट 1 है, इसमें 3 सेगमेंट है, इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है। तो यह भी हम देखेंगे कि किस सेगमेंट से कितने प्रश्न पूछे गए, उस हिसाब से हमारी स्ट्रेटजी 2024 एग्जाम के लिए होगी। तो चलिए चलते हैं प्रश्न पत्र पर। ये हमारा प्रश्न पत्र रहा, जिसे आप आशा करता हूं कि आप सभी के पास उपलब्ध होगा। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है वह बोल रहा है कि प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। प्राचीन भारत की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। इन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे और इसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। दूसरा प्रश्न, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के जो विचार थे उनमें शिक्षा और राष्ट्र पर उनके क्या विचार थे, उनमें अंतर के बारे में दिया गया है। तीसरा प्रश्न जो है वह विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन तथा उसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव को देख रहा है। इसमें हमें सिर्फ की पॉइंट को टैकल करना है और उसी की पॉइंट के इर्द गिर्द हमें अपने आंसर को फ्रेम करना है। तो इस प्रकार कुछ की पॉइंट जिसे हम अंडरलाइन करते चलेंगे और उन्हीं के इर्द गिर्द अपने आंसर को हम लिखेंगे। यहाँ पे चौथा प्रश्न है उष्ण कटिबंधीय देश, तो ये हमारा एक मुख्य की पॉइंट हो गया। उसके बाद खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव या परिणाम, तो एक प्रश्न ये हमारा हो गया। हमारा अगला प्रश्न है आज विश्व ताजे जल के संसाधन की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्यों गुजर रहा है। और अगला प्रश्न है फियोर्ड कैसे बनते हैं, दुनिया के कुछ सबसे सुरम्य क्षेत्रों का निर्माण क्यों करते हैं। सुरम्य, सुरम्य होता है कि मतलब दर्शनीय या जो देखने योग्य होता है। इसके बाद जो अगला हमारा प्रश्न है वह है दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में पूर्वया या पूर्वी क्यों कहलाता है।
इस दिशापरक मौसमी पवन प्रणाली, यह महत्वपूर्ण टर्म है, दिशापरक मौसमी पवन प्रणाली क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया है। और हमारा 8वां प्रश्न है, क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार, ये महत्वपूर्ण टर्म है, एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है, यानी कि विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय समाज में नव युवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है, स्पष्ट कीजिए। भारतीय समाज में नव युवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है, स्पष्ट कीजिए। और 10वां हमारा प्रश्न है, बच्चों को दुलारने की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली है, बच्चों के सामाजिककरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो आज के इस पार्ट में हम इन्हीं 10 प्रश्नों को एनालाइज करेंगे और इनका एक मॉडल जो आंसर का फ्रेम होता है उसे तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं 10 प्रश्नों को आज देखते हैं। बाकी के जो 10 प्रश्न होंगे, ये 10 प्रश्न पार्ट 2 के रूप में जल्द ही आपके सामने आएंगे। ये सभी जो 10 प्रश्न जो इस वीडियो में आज हम समझेंगे, ये सभी 10 प्रश्न हमें 150 शब्दों में लिखने होंगे, जो 10-10 नंबर के हैं। ज्ञात है कि शुरुआत के 10 प्रश्न 150 वर्ड के होते हैं, जबकि अंतिम के 10 प्रश्न 250 वर्ड के होते हैं। तो इस प्रकार इस 10 प्रश्नों को हम एक एक करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अब यह जो प्रश्न है, प्राचीन भारत, इसमें हिस्ट्री और भौगोलिक कारक, इसमें ज्योग्राफी यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी का समन्वय इस प्रश्न में दिख रहा है। और किस प्रकार से हिस्ट्री को ज्योग्राफी अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, उन सभी बिंदुओं को इस प्रश्न में शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न को हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो इस प्रश्न की शुरुआत जो है वह हम सर्वप्रथम एक परिचय के माध्यम से कर सकते हैं, यानी कि एक इंट्रो दे सकते हैं। परिचय में हम लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम हमें भौगोलिक कारक जो होते हैं उन्हें डिफाइन कर देना चाहिए यहाँ पर। तो भौगोलिक कारक क्या होते हैं? भौगोलिक कारक वे कारक होते हैं जो कि किसी भी समय में किसी भी क्षेत्र की जो गतिविधियां होती हैं उनको प्रभावित करने वाले जो प्राकृतिक कारक होते हैं उन्हें ही हम भौगोलिक कारक कहते हैं। इन्हें हम अब पूरा आंसर तो नहीं लिख सकते, एक मैप के रूप में, एक फ्लो चार्ट के रूप में हम बताएंगे जिससे आप समझ सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो भौगोलिक कारक होंगे, भौगोलिक कारक, उन्हें हम एक तरीके से उन्हें हम एक प्राकृतिक कारक के रूप में समझ सकते हैं। और ये प्राकृतिक कारक किसी क्षेत्र विशेष की गतिविधियों को, क्षेत्र विशेष की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं, क्षेत्र विशेष की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं, क्षेत्र विशेष की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार जो परिचय में हम सर्वप्रथम भौगोलिक कारक को समझा देंगे कि भौगोलिक कारक वे प्राकृतिक कारक होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष की एक निश्चित समय में, एक निश्चित टाइम पीरियड में, समय काल में वहां होने वाली समस्त गतिविधियों को प्रभावित करते हैं, वे भौगोलिक कारक होते हैं। इसके बाद कुछ भौगोलिक कारकों को हम उदाहरण के रूप में लिखते हैं, जैसे उच्चावच मतलब रिलीफ होता है, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान। ये जो जैसे पर्वत हो गया, फिर पठार, फिर उसके बाद मैदान, फिर उसके बाद जो गर्त, महासागर, ये सभी जो उच्चावच होते हैं यह किसी भी देश की या किसी क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उसी भूमिका को अभी हम अपनी जो आंसर की मेन बॉडी होगी उसमें
देखेंगे। तो कुछ भौगोलिक कार्य ये परिचय में हम लिखेंगे कि सर्वप्रथम भौगोलिक कारक को देखेंगे, समझेंगे क्या होता है, समझाएंगे। उसके बाद जैसे कि कुछ भौगोलिक कारकों को हम नीचे लिख भी देंगे, जैसे कि उच्चावच, उच्चावच के अतिरिक्त जलवायु। अब जब हम अपने आंसर की मेन बॉडी लिखेंगे तो उसमें इन्हीं सब कारकों को हम एलिबरेट कर देंगे, क्योंकि इसमें पूछ रहा है भौगोलिक कारकों की भूमिका। और ध्यान दीजिएगा कि मेन बॉडी में ये प्राचीन भारत जो होगा, ये मेन बॉडी में प्राचीन भारत ये मुख्य होगा, क्योंकि हमें अपना सारा जो उत्तर होगा इसी प्राचीन भारत के इर्द गिर्द ही हमें रहना है और उससे अतिरिक्त नहीं जाना, क्योंकि हमें ज्ञात है कि मॉडल आंसर वही होता है जो दिए गए प्रश्न को अधिकतम रूप में पूरा करे। यानी कि जो अगर प्राचीन भारत पूछ रहा है तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्राचीन भारत के इर्द गिर्द ही रहना है और कुछ अच्छे उदाहरणों को भी अपने उत्तर में देख लगाना होगा, जिसे अभी हम समझेंगे। तो भौगोलिक कारक में दूसरा हो गया जलवायु, इसके अतिरिक्त हो गया मृदा सॉइल, इसके अतिरिक्त हो गया समुद्री क्षेत्र। समुद्री क्षेत्र को भी भौगोलिक कारक में हम समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हो गया जैसे कि जल संसाधन, इसके बाद इटसेट्रा, यानी कि और भी कारक हो सकते हैं। तो ये इतना जो होगा ये हमें अपने आंसर के शुरुआती कुछ वर्ड में जैसे कि 25 से 30 शब्दों में इसे हमें खत्म कर देना होगा। तो हमें परिचय खत्म होने के बाद अब हम आंसर की जो होगी वह मेन बॉडी को देख लेंगे। आंसर की मेन बॉडी जो होगी वही इस पूरे आंसर का एक मॉडल तैयार करेगा और इस आंसर को अधिकतम रूप में संतुष्ट करने की जो जिम्मेदारी होती है वह मुख्य रूप से जो मेन बॉडी होती है आंसर की उसी की होती है, परंतु जो परिचय होता है वह भी अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसी भी आंसर को दर्शाने में निभाता है और यही परिचय ही मेन बॉडी को निर्धारित करता है। तो जब हम मेन बॉडी लिखेंगे तो उसमें हम यह हेडिंग डाल देंगे कि प्राचीन भारत के संदर्भ में, प्राचीन भारत के संदर्भ में। तो यह हेडिंग डालकर हम कुछ उदाहरणों को अच्छे से देखेंगे, जैसे कि कुछ उदाहरणों को लिख देंगे, जैसे कि मगध साम्राज्य। जो मगध साम्राज्य आप लोग जब प्राचीन भारत में जानते होंगे, मगध साम्राज्य आपको ज्ञात होगा कि इसकी दो राजधानियां थी, एक थी पाटलिपुत्र और दूसरी थी राजगिरी। हमें ज्ञात है कि जो महाजनपद काल थे उसमें 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिनमें से मगध साम्राज्य सबसे विशाल बना और अत्यधिक समृद्धिशाली बना। यह क्यों बना अत्यधिक समृद्धिशाली? वह इसलिए बना क्योंकि इस क्षेत्र में पाई जाने यही भौगोलिक कारक जो थे वह अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इन्हीं भौगोलिक कारकों ने मगध साम्राज्य के विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसकी जो दोनों राजधानियां थी पाटलिपुत्र और राजगीर, यह दोनों ही अत्यधिक सुरक्षित स्थानों पर बसी हुई थी। इसकी एक राजधानी दो नदियों के संगम गंगा और कोसी के संगम पर बसी थी, जो एक जल दुर्ग के रूप में था, जो किसी भी आक्रमण से एकदम अत्यधिक सुरक्षित घेरे में कह सकते हैं कि हम वह थी। और जो दूसरी राजधानी थी राजगीर, वह पर्वतों से घिरी हुई थी, जो कि अत्यधिक सुरक्षित मानी जाती है। तो इस प्रकार इन्हीं भौगोलिक कारकों के कारण जो मगध साम्राज्य है उसका विकास संभव हो पाया। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो मगध साम्राज्य है यह किस क्षेत्र में पाया जाता है? बिहार इत्यादि के रीजन में, जो कि छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, वर्तमान का छोटा नागपुर पठार इसी क्षेत्र में है, जहां की अत्यधिक रूप में संसाधन थे, जो कि मगध साम्राज्य के विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसके अतिरिक्त मगध साम्राज्य के विकास में इसका जो मैदानी क्षेत्र है, इसका मैदानी
मैदानी क्षेत्र, इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण यह ज़्यादा विकसित हो सका और ज़्यादा लोगों को पोषित कर सका और यहाँ पर व्यापार इत्यादि कुशल रूप से फले फूले। तो इस प्रकार प्राचीन भारत के संबंध में हमने मगध साम्राज्य देखा। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जैसे कि भौगोलिक कारकों में हमने देखा था जल संसाधन, जो कि बहुत ही किसी भी क्षेत्र के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या हमने देखा था समुद्री संसाधन। तो जैसे हमने पढ़ा होगा प्राचीन भारत में चोल साम्राज्य, चोलों को हम लोग जानते हैं कि जो इनकी थी, चोलों की वह नौ सेना अत्यधिक मजबूत थी, अत्यधिक मजबूत थी। यह क्यों मजबूत थी? अत्यधिक, जो इनकी नौसेना थी यह अत्यधिक मजबूत क्यों थी? जो मुगल थे, जो मध्यकालीन पीरियड में आए, उनकी जो नौसेना थी, क्यों नहीं उनकी नौसेना मजबूत हो पाई? इसी कारण, इन्हीं भौगोलिक कारकों के कारण, क्योंकि जो चोल साम्राज्य की लोकेशन थी वह दक्षिण भारत में थी, यानी कि तटीय क्षेत्रों पर इनका अधिकार था। और तटीय क्षेत्रों पर अधिकार होने के कारण यह शुरू से ही समुद्र के संपर्क में रहे, और समुद्र के संपर्क में रहने के कारण इनकी नौसेना अत्यधिक मजबूत हुई, जो कि इनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका इसी नौसेना ने दिया। इसके अतिरिक्त इन्होंने समुद्री व्यापार के माध्यम से काफी धन अर्जित किया और एक समृद्ध साम्राज्य की स्थापना करने में यह सफल हो सके। इसके अतिरिक्त हमने सुना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि जल एक भौगोलिक कारण है, और भौगोलिक कारण किसी क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सुदर्शन, यहाँ पर आप कुछ लोग कह सकते हैं कि यह तो एक कृत्रिम कारण हुआ, भौगोलिक या प्राकृतिक कैसे हुआ? प्राकृतिक है, क्योंकि वहां पे जल पहले से मौजूद था, बस उसको एक जगह एकत्रित करने की आवश्यकता थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यही किया। यदि वहां जल होता ही नहीं तो एकत्रित कैसे करते? तो इसीलिए वहां जल पहले से था, यानी भौगोलिक कारण था, उसको कुछ उद्यम के माध्यम से एक और सफल संसाधन के रूप में विकसित कर दिया गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जल समुद्र, जो सुदर्शन झील के माध्यम से एक संपूर्ण जो क्षेत्र है गुजरात रीजन का, उसको समृद्ध बनाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार कुछ उदाहरणों के माध्यम से हमने एक अच्छे उत्तर को यहाँ पर देखा, और आशा करता हूं कि यह उत्तर अच्छा होगा। एकदम सटीक उत्तर लिख पाना तो अत्यधिक मुश्किल होता है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि कुछ मॉडल आंसर होता नहीं, वही होता है जो अधिकतम रूप में आंसर की जो मांग होती है, जो क्वेश्चन की मांग होती है, उसको पूरा कर सके। तो इस प्रकार इसको लिखने के बाद एक जो इन सभी जो अभी तक हमने जो लिखा उसका एक निष्कर्ष अत्यधिक आवश्यक होता है। निष्कर्ष के रूप में हम 1-2 लाइन 25 से 30 वर्ड में लिख देंगे। इसमें हम लिखेंगे कि हमें निश्चित रूप से जो भौगोलिक कारक होते हैं वह उसने प्राचीन भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त जो हड़प्पा रीजन थे उनको भी हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं कि किस प्रकार से उनके विकास में जो सिंधु नदी थी उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त जो सिंधु नदी का मैदान था उसने भी अत्यधिक जो है वह अत्यधिक भूमिका निभाई। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को एक संक्षिप्त निष्कर्ष लिखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रश्न को हमने देखा और समझा। यह प्रश्न मुख्य रूप से इसे आप प्राचीन भारत में के रूप में या प्राचीन भारत का जो सेगमेंट है उसमें समझ सकते हैं, जो इतिहास का सेगमेंट है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न जो है वह था गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति क्या अंतर था? जो महात्मा गांधी थी और रविंद्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर था? तो हम गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के मध्य अंतर को, उनके सोच में अंतर था शिक्षा और राष्ट्रवाद। हमें ध्यान देना है कि इन्हीं दो शब्दों में अंतर स्थापित करना है, क्योंकि हमें अपने प्रश्न से
उत्तर लिखते समय भटकना नहीं है। तो इस प्रकार के जो कुछ प्रश्न आते हैं उनमें परिचय अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि इन प्रकार के प्रश्नों में क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन होता है जिसमें परिचय लिखा जाता है, उसमें परिचय से शुरू किया जाए। परिचय कैसे हो सकता है? परिचय दो तीन प्रकार के हो सकते हैं। या तो आप जो मेन बॉडी में लिखने जा रहे हैं उसकी जो संक्षिप्त झलक है वह परिचय में दे दीजिए, या किसी डिफिनीशन के साथ शुरू कीजिए। सबसे अच्छा तो यही होता है कि डिफिनीशन के साथ शुरू किया जाए। यदि कोई ऐसा प्रश्न आया जिसमें आप समझ पा रहे हैं कि कुछ डिफिनीशन दे सकते हैं, जैसे कि पहले प्रश्न में हमने देखा भौगोलिक कारक महत्वपूर्ण शब्द आ गए, तो हम सबसे पहले भौगोलिक कारक को समझाते हुए प्राचीन भारत पर उसका प्रभाव हम दर्शा सकते थे। तो भौगोलिक कारक को हमने समझाया। इसी प्रकार कोई डाटा हो, कोई फैक्ट हो, उसको हम दे सकते हैं। जैसे कि अभी आगे कुछ प्रश्न आएंगे उसमें हम कुछ डाटा परिचय के रूप में, इंट्रो के रूप में देंगे। तो एक प्रकार का यह प्रश्न है जिसमें आप कोई विशेष परिचय नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें एक सीधा साधा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न पूछा है कि उनकी सोच में अंतर क्या था। तो हमें सिर्फ इनकी सोच में अंतर, तो हम यहाँ से शुरुआत प्रश्न की कर सकते हैं कि महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति जो उनकी सोच में अंतर था उसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। तो और यह लिखने के बाद जो मेन बॉडी होगी वहां पर हम आ जाएंगे। आप एक एक करके जैसे लिख सकते हैं कि एक लिख सकते, पहले हेडिंग डाल सकते हैं कि महात्मा गांधी का शिक्षा, महात्मा गांधी का शिक्षा और राष्ट्रवाद पर विचार। एक तरीके से तो यह लिख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यह अच्छा उत्तर नहीं होगा। आप जब भी कोई ऐसा प्रश्न देखें जिसमें अंतर पूछा है तो आप उसे उन दोनों में अंतर जो है वह अलग अलग पैराग्राफ्स में मत करिए, आप उसे एक ही पैराग्राफ में कीजिए, ताकि जो एग्जामिनर हो उसे समझने में अत्यधिक आसानी हो। और जितना आसान आप एग्जामिनर के लिए बनाएंगे उतना ही वह आपसे प्रसन्न होगा और उतने ही ज़्यादा आपको नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो जो अंतर वाले प्रश्न होते हैं उसमें से आप हमेशा कोशिश कीजिए कि उसे एक दूसरे के सामने ही उसमें अंतर स्पष्ट कीजिए, क्योंकि अंतर जो होता है वह अलग अलग स्पष्ट नहीं हो सकता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे महात्मा गांधी और दूसरी तरफ लिखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। अब इनके विचारों को अब यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो एग्जामिनर जान रहा है कि यहाँ पर लिखे हुए जो बिंदु होंगे वह शिक्षा और राष्ट्रवाद से ही संबंधित होंगे, अन्य किसी से संबंधित नहीं होंगे। ये जो रीजन है इसको हम मार्क कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो चल रहा है। यदि ध्यान से अगर इस रीजन में लिख गया तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए हम मार्क कर देते हैं। तो क्या हम बता रहे थे कि जो एग्जामिनर है उसे यह पता होगा कि ये जो बिंदु लिखे हैं यह राष्ट्रवाद और शिक्षा पर ही लिखे हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई विशेष आवश्यकता नहीं है कि हम राष्ट्रवाद और शिक्षा एडिंग डालें। सर्वप्रथम हम लिख देते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ रविंद्रनाथ। अब शिक्षा और राष्ट्रवाद पर इनके विचारों को हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो महात्मा गांधी थे वह बेसिक शिक्षा बेसिक बेसिक शिक्षा बेसिक शिक्षा पर ज्यादा बल था इनका। जो महात्मा गांधी थे इनका बेसिक, वो बता रहे थे कि उनका विचार था कि बच्चों को शुरुआती शिक्षा यानी बेसिक शिक्षा जो उनके घर में या शुरुआती चरणों में स्कूलों के माध्यम से दी जाती है वह काफी महत्वपूर्ण होती है। जबकि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे इनका जो बल था वह था कलात्मक शिक्षाओं पर। किस पर था? कलात्मक शिक्षा पर। कलात्मक शिक्षा से तात्पर्य है संगीत, साहित्य और चित्र। इन सभी को
हम कलात्मक शिक्षाओं के रूप में शामिल कर सकते। तो महात्मा गांधी का संबंध बेसिक शिक्षा पर था और रविन्द्रनाथ टैगोर का जो बल था वह कलात्मक शिक्षाओं पर था। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी का जो शिक्षा पर विचार था वह मातृभाषा, इनका जो बल था वह मातृभाषा पर अत्यधिक केंद्रित था। महात्मा गांधी की जो सोच थी वह शिक्षा पर जो होगी वह मातृभाषा में होगी, क्योंकि मातृभाषा में बच्चे अत्यधिक रूप में समझने की कोशिश करेंगे या उन्हें समझ में आएगा। तो जो महात्मा गांधी का बल था वह मातृभाषा पर अत्यधिक था। और रविन्द्रनाथ टैगोर भी मातृभाषा के हिमायती थे, परंतु ये विदेशी भाषाओं को भी सीखने की सिफारिश करते थे। यानी कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वह भाषा के संबंध में कट्टरवादी नहीं थे। वह चाहते थे कि शिक्षा जो है वह प्रारंभिक शिक्षा तो मातृभाषा में होनी चाहिए, परंतु लोगों को, विद्यार्थियों को विदेशी भाषाओं, विदेशी संस्कृति के बारे में भी जानकारी रखनी अत्यधिक आवश्यक होती है। तो इस प्रकार भाषा के संबंध में उनमें क्या अंतर था ये हमने देखा कि जो शिक्षा की भाषा होगी वह किस प्रकार होगी। महात्मा गांधी पूर्ण रूप से मातृभाषा के पक्ष में थे कि शिक्षा जो होगी वह मातृभाषा के रूप में ही दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो हमारा अगला अंतर होगा वह होगा जो शिक्षा होगी, जो महात्मा गांधी थे इनका विचार था कुछ ये शिक्षा के संबंध में प्रकृतिवादी थे। यानी कि जो प्रकृतिवादी के साथ साथ यह आदर्शवादी थे। जो महात्मा गांधी थे यह शिक्षा के संबंध में प्रकृतिवादी के साथ साथ क्या थे, आदर्शवादी। प्रकृतिवादी का मतलब शिक्षा जो होगी वह बेसिक चीजों पर होगी, यानी कि बेसिक रूट्स जो होगा वह अत्यधिक मजबूत रखना चाहिए विद्यार्थियों का। और आदर्शवाद का संबंध है कि जो है वह सत्य, अहिंसा इत्यादि जो मूल्य होते हैं इन पर अत्यधिक बल दिया जाए, विद्यार्थियों में इन मूल्यों के विकास के लिए अत्यधिक बल दिया जाए। इसी के स्थान पर जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे यह यथार्थवादी थे। जैसा कि हमने देखा कि जो शिक्षा होगी वह कलात्मक, इन्होंने बताया कि कलात्मक जो शिक्षाएं होती हैं उनसे संबंधित होगी। जो यथार्थ में जो बच्चों के काम में आए वह शिक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस बिंदु पर भी हम इन दोनों में अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो महात्मा गांधी थे वो ज्ञात है कि उन्होंने शिक्षा के विकास के लिए, प्रारंभिक शिक्षा के लिए वर्धा समिति स्थापित की थी। इसके अतिरिक्त जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे इन्होंने 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, जो एक शैक्षणिक आश्रम था जिसपे यथार्थवादी शिक्षाएं, कलात्मक शिक्षाएं इत्यादि दी जाती थी। इसके अतिरिक्त हम शिक्षा पर जो इनके विचारों में अंतर था उसको देखने के बाद राष्ट्रवाद पर भी कुछ बिंदु देख लेते हैं। ये जो कॉलम बने हुए इन्हीं कॉलम में हम इन दोनों में राष्ट्रवाद में इनकी सोच में क्या अंतर था उसको हम देख लेंगे। तो हम यह हमेशा ज्ञात रखना होगा कि यदि इस प्रकार के यदि उत्तर आए जिनमें अंतर को पूछा गया हो तो उसे हम इसी प्रकार, इसी फ्रेम के माध्यम से लिखने की कोशिश करेंगे, एक तरफ एक और एक तरफ दूसरा।
जिससे स्तर स्पष्ट रूप से हो। तो राष्ट्रवाद पर देखा जाएगी कि जो महात्मा गांधी थे ये अत्यधिक आदर्शवादी थे। आदर्शवादी का तात्पर्य ये सत्य अहिंसा इत्यादि पर कट्टरता के साथ रखते थे कि राष्ट्रवाद ऐसा होना चाहिए, सत्य अहिंसा इत्यादि जो उच्च मूल्य होते हैं उनका उनमें समावेश होना चाहिए और कट्टरता के साथ उनका पालन किया जाना चाहिए। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वह इस संबंध में यथार्थवादी थे। उनका मानना था कि जो अहिंसा हो, सत्य हो, जो अपरिग्रह हो, ये सभी मूल्य होने चाहिए, परंतु देश काल परिस्थिति के अनुसार यदि कोई अन्याय कर रहा है तो उसका जो अन्याय होगा वह लगातार सहना भी गलत होगा। तो इस प्रकार उसके प्रति प्रतिरोध जो है वह कर सकते हैं। तो इस संबंध में रविंद्रनाथ टैगोर यथार्थवादी हो गए। इसके अतिरिक्त जो महात्मा गांधी थे इनका विचार था कि जो राष्ट्रवाद का विकास होगा वह रचनात्मक कार्यों के माध्यम से, रचनात्मक कार्यों के माध्यम से। यह जो इनका विचार था यह काफी सफल भी हुआ। इसके माध्यम से इन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में यात्राएं की और लोगों को जोड़ा, जो कि काफी सफल रहा राष्ट्रवाद को बढ़ाने में। इसके अतिरिक्त जो रविंद्रनाथ टैगोर थे इनका जो राष्ट्रवाद था वह साहित्य, कला इत्यादि के माध्यम से राष्ट्रवाद के प्रसार पर इनका बल था कि ये अत्यधिक देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखते थे, चित्रकला इत्यादि करते थे, जो कि राष्ट्रवाद को प्रेरित करती थी। तो इस प्रकार राष्ट्रवाद पर इनके विचारों को में अंतर हमें देखने को मिल रहा है। इसके तरीक जो है वह जो महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद था, उनका राष्ट्रवाद था कि जो अंग्रेज हैं वह बुरे नहीं हैं। अंग्रेजों की नीतियां, अंग्रेजों की नीतियों से घृणा, यानी कि यह मानते थे कि हमें अंग्रेजों से कोई शिकायत नहीं है, जो अंग्रेजों की नीतियां हैं वही भेदभाव से परिपूर्ण है, जो कि समस्याओं की जड़ है। जबकि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे यह मानते थे कि इन समस्याओं के जो मूल में है वह मूल में अंग्रेज ही हैं। तो इस प्रकार इनके राष्ट्रवाद में हमें अंतर देखने को मिलता है। इन पैराग्राफ को लिखने के बाद, इस प्रकार से कॉलम बनाकर लिखने के बाद लास्ट में हम एक निष्कर्ष ड्रा कर देंगे। अंतिम में निष्कर्ष एक संतुलित होना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्नों में निष्कर्ष लिखा जाना चाहिए कि स्पष्ट रूप में इन दोनों के मध्य कुछ अंतर इनके विचारों में देखने को मिलते हैं, परंतु इन दोनों में काफी समानताएं भी हैं। ये दोनों जो थे यह शिक्षा के संबंध में मातृभाषा के काफी प्रशंसक थे और इनका मानना था कि जो शिक्षा होनी चाहिए वह मातृभाषा में अवश्य ही होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रवाद के संबंध में इनमें कई समानताएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि जातिवाद, छुआछूत इत्यादि के संबंध में। तो इस प्रकार एक संतुलित आंसर लिखने के बाद हम इस प्रश्न को समाप्त कर सकते हैं। तो इस दूसरे प्रश्न को हमने अच्छे से देखा और एक मॉडल आंसर फ्रेम करने की कोशिश की। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, जो कि तीसरा है, वह है विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन से होने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभाव को उजागर कीजिए। तो सर्वप्रथम इस प्रकार प्रश्न में हम एक परिचय देंगे जिसमें हम बताएंगे कि सर्वप्रथम रेलवे
का थोड़ा सा इतिहास हम बता देंगे, रेलवे का आगमन, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि रेलवे का आगमन ने विश्व के विभिन्न देशों में, तो हम बताएंगे कि जेम्स वाट जेम्स वाट ने सबसे पहले भाप भाप जो कि स्टीम इंजन, भाप इंजन का आविष्कार किया है, आपको अर्थ होगा। इसके बाद से ही रेलवे का विकास प्रारंभ हुआ। इसके बाद कई इंजन आए, तो आप इस एक 20-25 वर्ड में एक छोटा सा परिचय दे सकते हैं कि जेम्स वाट ने भाप इंजन का विकास किया। उसके बाद से रेलवे इंजन जो है वह रेलवे का विकास तीव्र गति से फैला, और इसने जो है वह इस परिचय में हम लिख देंगे कि इसने उद्योगों के विकास जैसे कि भारी उद्योग हो गए, इसके अतिरिक्त लंबी दूरी की यात्रा इत्यादि को कम किया। तो इस प्रकार एक 20-25 वर्ड में एक संक्षिप्त परिचय लिख देंगे इन्हीं शब्दों में, और परिचय लिखने के बाद हम मेन बॉडी की ओर आ जाएंगे, जो कि मेन बॉडी बोल रहा है कि रेलवे के आगमन का सामाजिक आर्थिक प्रभाव उजागर कीजिए। तो हम रेलवे के आगमन के सामाजिक आर्थिक प्रभाव को अपने जो आंसर होगा उसकी मेन बॉडी में सम्मिलित करेंगे, और इसके साथ एक संक्षिप्त समग्र निष्कर्ष लिखते हुए अपने प्रश्न को समाप्त करेंगे। तो इस प्रश्न का जो मुख्य हिस्सा होगा वह होगा रेलवे का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, सामाजिक आर्थिक प्रभाव, रेलवे का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो इसी क्रम में हम इस प्रश्न को पैराग्राफ में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हम यह व्यक्तिगत हमारी राय होगी कि इस प्रश्न को हम पॉइंट्स में लिखे, तो हम पॉइंट्स डालते चलेंगे और इस प्रश्न को देखते जाएंगे। तो इस प्रश्न में हम लिख लेंगे कि सर्वप्रथम जो भारी उद्योगों का तेजी से विकास, भारी उद्योगों का तेजी से विकास, भारी उद्योगों का तेजी से विकास, इसके अतिरिक्त परिवहन लागत जो है वह कम हो गई, परिवहन लागत कम हो गई। इसके अतिरिक्त जो लंबी दूरी की यात्रा इसमें कम समय लगने लगा। इसके अतिरिक्त जो रिमोट एरियाज थे, यानी कि बाहरी जो क्षेत्र, जो कटे हुए क्षेत्र थे मुख्य धारा से, रिमोट क्षेत्र थे वे मुख्य धारा में जुड़े, जो रिमोट क्षेत्र थे वह मुख्य धारा में जुड़े। जो इनके लोग थे उनका, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उनके जो सामाजिकरण में सहायक, ये जो रेलवे तो उनके सामाजिकरण में सहायक तथा शहरों से कनेक्टिविटी जो कि उनके सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और इसके अतिरिक्त हम कुछ और बिंदुओं को देखते हैं, ऊपर से हम इरेज कर देते हैं। जो रेलवे के आगमन का सामाजिक आर्थिक प्रभाव है उसको हम देख रहे हैं। तो इसके बाद कुछ और बिंदु हैं जिसे हम देख लेते हैं, जो कि कुछ भारत के संदर्भ में भी हम देख लेते हैं। तो भारत में जो रेलवे का विकास था, भारत में रेलवे का विकास
लघु लघु उद्योगों को क्षति पहुंचाई। क्या था कि जो भारत में रेलवे का आगमन 1853 में हुआ था। तो यह एक कॉलोनियल माइंडसेट से लाया गया था, जो कि औपनिवेशिक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके विकास में सहायक हो सके। तो इस प्रकार जो रेलवे का आगमन भारत में था, इसने लघु उद्योगों को काफी तबाह किया, जिसके कारण जिसके कारण गरीबी गरीबी भूखमरी इत्यादि जो था वह बढ़ा, जो कि गरीबी के सांस्कृतिकरण में अत्यधिक सहायक हुआ। तो इस प्रकार यह इसका एक मुख्य प्रभाव हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो भारत में रेलवे का विकास था, यह अंग्रेजों के अंग्रेजों को जो अंग्रेजी माल थे, जो अंग्रेजों से बनाकर आयात किए जाते थे भारत में, अंग्रेजों को आयातित आयातित माल को ढोने में सहायक, जो कि भारतीयों की गरीबी का एक मुख्य कारण बना। तो इस प्रकार रेलवे के सामाजिक आर्थिक प्रभाव को हम देख सकते हैं। ये सभी जो प्रभाव है, यह लगभग सभी देशों में इसी प्रकार से देखने को मिले, क्योंकि उस समय अत्यधिक मतलब कि ज़्यादातर देशों में अंग्रेजों का ही या यूरोपीय कंपनियों का ही जो था वह औपनिवेशीकरण था। तो उन्होंने अपने हित के लिए रेलवे को लाया, और रेलवे को लाने के बाद उस क्षेत्र के संसाधनों को लूटा। तो इस प्रकार से सामाजिक आर्थिक कुछ प्रभाव थे, जिन्हें हम कुछ 6-7 बिंदुओं में देखा। यह देखने के बाद हम एक निष्कर्ष लिख देंगे, एक जो कि संतुलित निष्कर्ष होगा, जिसमें हम यह दर्शा देने की प्रयास करेंगे। तो एक निष्कर्ष हम निष्कर्ष में लिख देंगे कि इसने सामाजिकरण स्पष्ट रूप से कुछ भूमिका बनाएंगे, थोड़ा 2-4 शब्दों में, कि निश्चित रूप से ही रेलवे के विकास ने सामाजिक आर्थिक प्रभाव जो थे उन्हें दिया, जैसे कि सामाजिकरण सामाजिकरण को बढ़ाया, इसके अतिरिक्त उद्योगों को बढ़ाया, और औपनिवेशिक क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव पड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा रेलवे का। तो एक संतुलित जो निष्कर्ष है उसे हम देकर इस प्रश्न को समाप्त करेंगे। तो इस प्रकार रेलवे के आगमन के सामाजिक आर्थिक प्रभाव को हमने देख लिया। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न यानी कि चौथे प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला चौथा प्रश्न है वह है उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा। उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के परिणामों की विवेचना कीजिए। किसमें? उष्णकटिबंधीय, यह हमारा जो उत्तर होगा यह उष्णकटिबंधीय देशों के आसपास होगा। और खाद्य सुरक्षा पर इस क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु का क्या प्रभाव पड़ा। तो इस प्रश्न को हम एक परिचय के साथ शुरू कर सकते हैं। परिचय के साथ शुरू कर सकते हैं। परिचय में हम जो है वह खाद्य सुरक्षा को सर्वप्रथम डिफाइन कर देंगे। जैसा कि हमने बताया कि यदि मौका मिले तो आप जरूर किसी न किसी चीज को डिफाइन कर दीजिए। तो खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य है कि उचित मूल्य पर उचित पोषण युक्त खाद्यान्नों तक पहुंच ही
खाद्य सुरक्षा है। इसे हम डिफाइन कर देंगे। इसके अतिरिक्त या डिफाइन करने के बाद हम यह देख लेंगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा के मतलब जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उनमें खाद्य सुरक्षा की गंभीर स्थिति जो उत्पन्न हो रही है जलवायु परिवर्तन के कारण, वह क्यों हो रही है। मतलब ज्यादा क्या है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होंगे उसमें इस आंसर में हम यह देख सकते हैं कि इन क्षेत्रों में यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा की चिंता अत्यधिक है। यह जो परिचय होगा उसके नीचे एक पैराग्राफ में लिखेंगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा की चिंता अत्यधिक है, जिसके निम्न कारण है। इतना लिखने के बाद हम उन कुछ दो चार बिंदुओं में कुछ कारण को बता देंगे कि जैसे कि सर्वाधिक आबादी, जो यह रीजन होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का, यह संपूर्ण पृथ्वी की सर्वाधिक आबादी वाला एरिया है। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र जो है वह सर्वाधिक सूर्या तप वाला रीजन है। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक वर्षा भी इसी रीजन में होती है। इसके अतिरिक्त जो भौगोलिक दशाएं वो भी प्रतिकूल हैं, यानी अनुकूल नहीं है। तो ये सभी कारण जो हैं वह पहले से ही इस क्षेत्र की स्थिति को गंभीर बनाते हैं, और इस क्षेत्र की स्थिति को गंभीर बनाने के थी जो वर्तमान में महत्वपूर्ण समस्या है जलवायु परिवर्तन, वह इस क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा की स्थिति को अत्यधिक गंभीर बना रहा है। तो इस कारण अब यह समझने के बाद खाद्य सुरक्षा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा की समस्या के यानी अत्यधिक चिंता के क्या कारण है उसको भी समझा। अब इस क्षेत्रों में जो जलवायु परिवर्तन है वह किस प्रकार से खाद्य सुरक्षा को अत्यधिक रूप से प्रभावित कर रहा है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे उत्तर का मुख्य बिंदु होगा यानी मुख्य पार्ट होगा। तो अब आइए अपने उत्तर के मुख्य पार्ट को देखते हैं, यानी कि खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के परिणाम। यह जो पार्ट होगा यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के इर्द गिर्द हमें इस पार्ट को लिखना होगा। तो सर्वप्रथम वैसे तो यह पार्ट जो है वह एक यूनिवर्सल बिंदु यहाँ पे लिखे जाएंगे, क्योंकि जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा में कई क्षेत्रों में समान रूप से प्रभावित कर रहा है, परंतु उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह ज्यादा चिंतनीय क्यों है इसे हम अगले बिंदु में ही दर्शा दिया है। तो अब इस बिंदु में हम यह सिर्फ दर्शाएंगे कि जलवायु परिवर्तन का जो है वह खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव होता है और उसके क्या परिणाम होंगे। तो सर्वप्रथम क्या परिणाम होंगे, पहला बिंदु में हम लिख सकते हैं कि फसल प्रतिरूप क्रॉपिंग पैटर्न, फसल प्रतिरूप में बदलाव, यानी कि क्रॉप जो पैटर्न होगा वह बदल जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरा बिंदु हो जाएगा पैदावार में कमी, क्योंकि जो
भौगोलिक दशाएं होंगी वह निरंतर प्रतिकूल होती चली जाएंगी। और इसके अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होंगे वहां पे बढ़ता समुद्र जल स्तर, बढ़ता समुद्र जल स्तर यह भी। और अगला बिंदु हमारा होगा फसल फसल विविधता, फसल विविधता में कमी, फसल विविधता में कमी। और इसी के साथ एक और बिंदु ऐड कर सकते हैं हम कि बढ़ता हुआ ग्लोबल वार्मिंग। तो इस प्रकार ये जो सभी कारक है यह जलवायु परिवर्तन के खाद्य सुरक्षा को अत्यधिक रूप में प्रभावित कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय देशों वाले रीजन में। तो इस प्रकार इन सभी बिंदुओं को हम देखकर एक संतुलित जो है वह निष्कर्ष भी ड्रा कर लेते हैं। तो हम निष्कर्ष में यह लिख सकते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है पहले से ही यह कर सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पहले से ही खाद्य सुरक्षा के संकट से जूझ रहा है और यह जलवायु परिवर्तन उसमें एक प्रणोदक की भूमिका निभा रहा है। और निष्कर्ष में हम भी लिख सकते हैं कि समस्त विश्व की आबादी का लगभग जो संपूर्ण विश्व में जो कुपोषितों की संख्या है उसमें से 35% अफ्रीकी रीजन में है, अफ्रीकी क्षेत्र में है। जो संपूर्ण विश्व में कुपोषितों की संख्या है उसकी जो कुपोषितों की संख्या है उसमें से 35% अफ्रीकी रीजन में अकेले पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इस दृष्टि से इसकी भयावहता को हम देख सकते हैं। तो इस प्रश्न को हमने अच्छे से देखा और एक मॉडल फ्रेम आंसर का तैयार करने की कोशिश की। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आज विश्व ताजे जल की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्यों जूझ रहा है? आज विश्व ताजे जल की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्यों जूझ रहा है? तो यह जो इस प्रकार के आंसर होंगे क्वेश्चन के, जो इस प्रकार क्वेश्चन के जो आंसर होंगे उन्हें हम कुछ डेटा के माध्यम से, कुछ फैक्ट के माध्यम से शुरू कर सकते हैं परिचय के रूप में। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कुल विश्व का कुल जो जल संसाधन है, कुल जल संसाधन का 3% ताजा जल है, यानी कि फ्रेश वाटर है, जिसमें से यह एक पैराग्राफ के रूप में हम लिखेंगे 20 से 25 वर्ड में कि कुल जल संसाधन का 3% ताजे जल के रूप में है, जिसमें से मतलब कि जो 3% है उसका 2/3 हिस्सा अनुपलब्ध है, यानी कि पीने योग्य के लिए उपलब्ध है, जो कि बर्फ की चोटियों, ग्लेशियर इत्यादि के रूप में संग्रहित है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इतनी बड़ी पृथ्वी में ताजे जल की जो सप्लाई है उसको करने के लिए जो संपूर्ण जल संसाधन उसका सिर्फ 3% ताजा जल है और 3% का भी 2/3 हिस्सा जो है वह अनुपलब्ध है। तो इस प्रकार से हम अपने प्रश्न की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम कुछ अब इस प्रश्न को कुछ बिंदुओं के माध्यम से, हम बिंदुओं के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम यह देख सकते हैं कि विश्व की 4 में से एक व्यक्ति
एक व्यक्ति जो है वह ताजे जल के संकट से जूझ रहा है। विश्व में से 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ताजे जल के संकट के रूप में जूझ रहा है। इसके अतिरिक्त जो मध्य पूर्व अफ्रीका है, मध्य पूर्व अफ्रीका तथा उत्तरी अफ्रीका, यह क्षेत्र जो है वह सर्वाधिक सर्वाधिक ग्रसित है, इस समस्या से सर्वाधिक ग्रसित है। यह क्षेत्र 6% आबादी वाला है, मतलब कि विश्व की 6% आबादी इस क्षेत्र में रहती है, जबकि जल संसाधन का सिर्फ 1% इस क्षेत्रों में है। तो इस प्रकार इन्हें निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से क्रमबद्ध तरीके से आप दर्शाइएगा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य 1-2 बिंदु और हम ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके कारणों पर चलेंगे, यानी कि जो मुख्य पार्ट होगा आंसर का कि क्यों जूझ रहा है उस पर चलेंगे। तो अगला हमारा हम बिंदु इसमें देख सकते हैं कि जो भारत है, भारत में विश्व की लगभग 17% आबादी 17% आबादी है, परंतु ताजा जल जो है उसकी उपलब्धता केवल 4% है, यानी 17% आबादी के भरण पोषण के लिए केवल 4% जल उपलब्ध है। अब इस बिंदुओं को समझने के बाद, लिखने के बाद, हम जो प्रश्न की मुख्य मांग है कि क्यों जूझ रहा है जो संपूर्ण विश्व है वह ताजे जल की समस्या से, यानी कि उसकी उपलब्धता और पहुंच से क्यों जूझ रहा है, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे उत्तर का मुख्य हिस्सा होगा। तो इस हम हेडिंग डाल सकते हैं कारण कि क्यों जूझ रहा है। कारण में हम सर्वप्रथम बिंदु लिख सकते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेड, यानी कि अत्यधिक जो भूमिगत जल है उसका अत्यधिक निष्कर्षण, यह एक महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। इसमें हम कुछ डाटा दे सकते हैं कि भारत जो है सबसे बड़ा उपभोक्ता है भूमिगत जल का, जो कि समस्त जो भूमिगत जल पूरे विश्व में निकाला जाता है उसका 25% अकेले भारत निकालता है। यानी कि जितना चीन और अमेरिका साथ मिलकर निकालते हैं उतना भारत अकेले ही भूमिगत जल को निकाल लेता है। इसके अतिरिक्त प्रदूषण, जो ताजे जल की उपलब्धता और पहुंच का संकट है उसमें प्रदूषण भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। प्रदूषण जो है वह वर्तमान में जो विश्व के जल स्रोत हैं, जो वाटर कंटेनमेंट जोन जो है उसका, जो जल स्रोतों का 70% प्रदूषित हो चुका है। 70% प्रदूषित हो चुका है। जो बड़ी नदियां हैं, जो लार्ज वाटर कंटेनमेंट जोन है, उनका जो 70% हिस्सा है वह प्रदूषित हो चुका है। यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ताजे जल की उपलब्धता तथा उसकी पहुंच में। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को हम इस प्रश्न आंसर में अपने जोड़ सकते हैं, वह है कि जो ताजे जल की उपलब्धता के जो पारंपरिक
पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता। तो जो वर्तमान ताजे जल का संकट है उसमें पारंपरिक जल स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता एक महत्वपूर्ण कारक है। पारंपरिक जल स्रोतों पर निर्भरता जैसे कि भूमिगत जल पर अत्यधिक निर्भरता। जो भूमिगत जल है वह एक पारंपरिक स्रोत है जिस पर अत्यधिक निर्भर है। जैसा कि हमने देखा भारत जो है वह संपूर्ण विश्व से जो भूमिगत जल निकाला जाता है उसका 25% हिस्सा अकेले निकालता है। तो इस प्रकार भूमिगत जल पर, जबकि भूमिगत जल के भरण के लिए वाटर हार्वेस्टिंग इत्यादि की जो जागरूकता है इस संबंध में वह अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं फैली है। तो ये सभी महत्वपूर्ण कारण है जो विश्व में ताजे जल की उपलब्धता और पहुंच को प्रभावित कर रहे हैं। इसके बाद जो है वह हम निष्कर्ष के रूप में कुछ सुझाव दे सकते हैं, जैसे कि अनकन्वेंशनल जो है वह, जैसे कि अपारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता की जाए। और जैसे कि इनमें क्लाउड सीडिंग महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अतिरिक्त रैन हार्वेस्टिंग और रोल ऑफ आइसबर्ग्स इसको हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हम समाप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने 5 प्रश्नों को देखा। यह अत्यधिक ज़्यादा समय प्रश्न ले रहे हैं इसलिए वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए आज का वीडियो हम यहीं रोकते हैं पार्ट 1 के रूप में। अगला वीडियो हम पार्ट 2 के रूप में देंगे ताकि आपको भी प्रश्नों को समझने में आसानी हो और वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ अगले कुछ प्रश्नों को लेकर। तब तक आप इन प्रश्नों को समझिए और अपना एक मॉडल आंसर तैयार करने की कोशिश कीजिए जो कि आगामी परीक्षा 2024 यूपीएससी की दृष्टि से काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकता है।